कल जो फोन हम लोग बेचने की बात कर रहे थे वो बीएन सर का निकला, उन्हीं का था वो। उन्होंने ले लिया यार कि मेरा है फोन। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला मेरा है, मैंने दे दिया। हो सकता है वो बेच के तुम्हें समोसा खिला दे, है ना। और दूसरा इसके बारे में पता चला कि इसका 2-3 MBPS ही काफी होता है, तो इट इज ऑलरेडी एट हाई स्पीड, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कैसा चल रहा है आपका सर्दी 2025? 25 का सर्दी आने, 25 का वेलकमिंग कर रहे हैं आप लोग। आज क्रिसमस है ना। कोई तुम्हें, तुम्हारे चेहरे पे कुछ दिख ही नहीं रहा क्रिसमस टाइप का, ना कोई सेलिब्रेशन ना कुछ। जिंदगी में पेन तुम्हारे और है ना, सर्दी और आ गया है। हे भगवान, क्या करें, तुम्हारे साथ साथ हमारे होने लगते हैं। मैं इसलिए सर्दियों में क्लास 8 बजे नहीं रखता। मुझे पता है तुम आओगे अपने हिसाब से ही, 9 बजे के हिसाब से ही आओगे, है ना। चलो अच्छी बात है, और टाइम पे आ जाते हैं। नहीं नहीं भाई, इतना जिंदगी में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़िया है, बड़ा ठंडा है भाई बाहर, बड़ा ठंडा। हीटर आने के बाद भी ठंडा हो जाता है आदमी, यहां से यहां आने में ठंडा लग जाता है। नहीं, आप लोग कैसे आते हो, पैदल, बाइक से, या उससे आता है कोई, स्कूटर से, साइकिल से? और बढ़िया। साइकिल से वालों को तो ठंडी नहीं लगती है, वो तो चला चला के गर्मी हो जाती है। ओके, आने के बाद यहाँ लगता है ठंडा। अच्छा, अपने अपने प्रॉब्लम है भाई। आवाज नहीं आ रहा है? अभी मैं बोल कहाँ रहा हूँ जब आवाज आएगा। हाँ, सर्दियों में जरूरत ना पड़े यार स्कूटी और मोटरसाइकिल की, तो अच्छी रहे। फिर स्कूटर से तुमने कहा मुझे, दैट इज कॉल्ड बाइक बेटा, उसको स्कूटर नहीं बोलते, उसको बाइक बोलते हैं। एंड एक्टिवा से हाँ, 1-2 दिन आया था। यस 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 यस, ट्रू। तुम हर दिन यही देख रहे हो कि मैं किस चीज से आ रहा हूँ, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। बेटा तुम डॉक्टर बनो और पहला इलाज खुद का करो। तुम्हारी जो नजर है वो गलत जगह पे है। हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कर रहे थे, है ना। और फिनॉल की रिएक्शन में हमें आज कॉल्बे श्मिट रिएक्शन पढ़ना है। कॉल्बे श्मिट के बाद राइमर टिमन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट, फिर फिनिश। उसके बाद हम लोग ईथर करेंगे, ठीक है। हाँ, ईथर अभी हो जाएगा इसी लेक्चर में। बहुत ही छोटा है ईथर, टोटल मिला के 7-8 लेक्चर है, 7-8 है। उसके बाद एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन साथ में ही चलता है, तो उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, द लास्ट अमेजिंग चैप्टर, ठीक है। इसके बाद के सारे चैप्टर्स बकवास है, मतलब है ही नहीं इसके बाद तो। अमाइन है जो 2 से 3 लेक्चर है। बायोमोलिक्यूल है जो 1 लेक्चर का है, खींच के हम लोग 2 लेक्चर में ले जाएंगे, तो हार्डली 7-8 लेक्चर्स, 6 to 7 लेक्चर्स आर लेफ्ट, ठीक है। फिर वी विल कम टू ग्राउंड जीरो अगेन, फिर हम ग्राउंड जीरो पाएंगे वापस। ये तुम्हें डाउट कहां से आया मन में, ये बताओ।
एमडी सर से, क्या एमडी सर से आया डाउट? एमडी सर ने बोला कि ऑनलाइन करवाएंगे। उनका हाथ में प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, राइट। उनके हाथ में जेन्युइन प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग गए थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो उनको बोला कि 1 साल तक अगर आप बिना छोड़े हुए अगर आप एक्सरसाइज करते हो, देन द हैंड मूवमेंट विल बी 70-80%। 100% हो ही नहीं सकता, राइट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और आपको मैं बताता हूं, उनको बताना मत, छिपकली भगा रहे थे घर में और उससे वो हुआ है। आप सोच सकते हो, छिपकली भगाते हुए बेचारे गिर गए, खुद के सोफा पे गिर गए, सोफा पे गिर। अब आप कहोगे सोफा पे कैसे हाथ टूट सकता है? तो सफाई होता है तो सोफा को आगे कर दिया जाता है, फिर सफाई होता है। तो उस समय सफाई चल रहा था घर में, तो सोफा आगे था। उनको लगा वहां सोफा नहीं हो सकता। वो होता है ना, इंसान को पता होता है कि अपने घर का कितना पीछे और जा सकते हैं। तो थोड़ा सा पीछे गए, सोफा आगे था, वो सोफा के पीछे चले गए। इसीलिए वो कभी नहीं बताएंगे कि क्लास में कैसे गिरे, ठीक है। और ये मुझे बताया, मैं तो अभी उनके घर, मतलब वैसे तो हम एक ही साथ रहते हैं वहां पे, एक ही कैंपस में, गुड़गांव में, बट मैं उस समय था नहीं जब इनके साथ ये घटना घटी थी। तो उस समय आप लोग जानते होंगे, एमएसएम सर हैं एक मैथ्स वाले, तो वो थे वहीं पे। तो उनको फिर सर ने फोन किया। फिर एमएसएम सर की एक खास बात है, अगर उनको बात पता है तो सारे मोहल्ले, सारे गांव, सारे शहर को पता है, ठीक है। तो उनको, अब वो घटना स्थल पे थे, उनको एक्चुअल चीजें पता थी। तो उन्होंने बताया कि छिपकली भगा रहे थे सर घर का, और सोफा सफाई की वजह से आगे था, उनको पता नहीं चला, सर सोफा के पीछे चले गए। और इस चक्कर में उनका हाथ का ये जो एक्चुअल एल्बो जहां से टर्न होता है ना, वो पूरा फ्रैक्चर हो गया। और वो इतना ज्यादा फ्रैक्चर हो गया था कि यहाँ के जो बोन्स हैं वो पाउडर हो गए थे। तो इट इज नॉट फ्रैक्चर, इट इज नॉट ब्रेकिंग, इट इज लाइक कि वो पूरा जैसे होता है ना ट्रक व्रक की जब एक्सीडेंट होती है, कि कोई चीज आपके ऊपर से गुजर जाए तो एकदम वहां का बोन खराब ही हो जाता है। तो इट बिकेम वेरी वीक। तो क्या होता है कि उसमें 3-4 लोग डॉक्टर मिल के ऑपरेट करके सारी जितनी इकट्ठी चीजें थी उसको एक जगह जोड़ के, और फिर हाँ वही नट बोल्ट जो लगता है वो लगा के फिर चालू हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत में तो अभी यहां से यहां तक उनका कट है। अब देखो, ये तो वेरी, मतलब हम लोगों के हो जाए तो हम तो, मैं देख के ही हालत खराब हो जाए। इसीलिए मैं कभी छिपकली नहीं भगाता, ठीक ना। शादी नहीं होने से पहले ही छिपकली नहीं भगाया जाता, उसके बाद भगाया जाता है। छिपकली भगाने के लिए किसी को रख लो, वो भगा देगा, ठीक है। आपको खुद भगाने की जरूरत क्या है? चलो, कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। क्या आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आवाज अब बेटा धीरे धीरे कम होने लगी है मेरी। हाँ, आज केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फिनॉल, फिनॉल की एक रिएक्शन है कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, केमिकल बॉन्डिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगले 10 दिन चलेगा वो, 10 से 11 दिन चलेगा, ठीक है। 2.5 आवर्स का लेक्चर से कम उम्मीद मत रखना, तभी वो, क्योंकि 25 घंटे का कंटेंट है। अब या तो दो मेथड है, या तो वन शॉट करा दो 7-8 घंटे में, या तो कुछ छोड़ दो। एक ही मेथड है कि 10 दिन में अगला कराना है तो आपको 2 आवर्स का लेक्चर लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 2 घंटे का लेक्चर मान के चलिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पीरियोडिक टेबल एक आसान चैप्टर है, राइट। तो आप नोट्स डाउनलोड कर लो, मैंने सारे नोट्स एक जगह कंपाइल करके डाले हैं। जो सबसे लास्ट, नहीं नहीं, टेलीग्राम में, तो आप सबसे लास्ट वाला खोलोगे ना तो उसी में सारे हैं। वो लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल 9, बट इट इज 1 to 9 पूरे हैं उसमें, ठीक है। एक बार आप नोट्स पढ़ जाओ। नोट्स में कोई डाउट आ रहा है तो उसके बजाय आप वीडियो देखना, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, राइट। नोट्स पढ़ जाओ। और 200 क्वेश्चन मैंने पिन कर दिए हैं टेलीग्राम में, 209 210 क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल के। उसके बाहर आप मेरे से अभी स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है।
केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने के बाद फिर से मैं वहां पे कुछ 400-450 क्वेश्चन दूंगा, सिंस इट इज अ बिग चैप्टर। तो आपको अगेन मैं वहां पे भी लिख के दे सकता हूं कि उससे बाहर नहीं आएगा, राइट। और थोड़ा डिटेल है, तब जब डिटेल पढ़ोगे तभी तो इतना कॉन्फिडेंस से आदमी बोल सकता है कि वहां से बाहर नहीं आएगा। तो इट इज डिटेल, इट इज अ कंटेंट लाइक अ एसआरजी बैच कंटेंट, ठीक है, वहां से रैंकर बैच वाला कंटेंट है, ठीक है। तो नीट का तो है ही, नीट से 10-15% एक्स्ट्रा है, राइट। तो तभी हम बोल रहे हैं कि उससे बाहर कभी नहीं जा सकता है, कितना भी डिफिकल्ट बनाए, कितना भी आसान बनाए, आपका ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मल्टीपल शिफ्ट हो, फर्क ही नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जाम, वहीं से आएगा। रिवीजन के लिए ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है, इनऑर्गेनिक को आप पैरेलल में रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जब ये वाला खत्म हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनिक भी रिवीजन मोड में चला जाएगा। फिर डे 0 से फिर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, आईयूपीएससी से पढ़ाएंगे। तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका यूट्यूब पे करा दूंगा, एक ही दिन में 3 आवर्स 3.5 आवर्स में हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं इसका कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन में कल मैंने एक रिएक्शन कराया था NaOH का, कल मैंने एक रिएक्शन कराया था NaOH का फिनॉल से। मैंने आपको बताया था कि फिनॉल का जो H है वो एसिडिक H होता है, दिस H इज एसिडिक H, और सामने आपके OH माइनस बेस पड़ा है, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन होके वाटर बन जाएगा। जब वहां से H निकल गया तो क्या बन गया, ये फिनॉल, और फिनॉल का क्या O माइनस बन गया है। ये जो बना है दिस इज नोन एज योर फिनॉक्साइड आयन, ये जो बना है दिस इज नोन एज योर फिनॉक्साइड आयन। ये कल ही हम पढ़ चुके थे एसिड बेस रिएक्शन में। अब हम क्या डाल रहे हैं, मुझे यहां पे जो कॉल्बे श्मिट रिएक्शन है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है, फिनॉल का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है। यहां पे फाइनल प्रोडक्ट मैं पहले बना देता हूं। अब ये कैसे बनेगा, हमें फिनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ना है। हाउ इट इज पॉसिबल, क्या मैं इसमें CO2 जोड़ दूं, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है CO2H, तो मैं यहां पे CO2 जोड़ देता हूं एंड यहां पे वाटर जोड़ देता हूं। तो वाटर से जहां जहां H+ रिक्वायर्ड होगा वहां चला जाएगा, और CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन क्या रिएक्शन है, कॉल्बे श्मिट रिएक्शन फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाने का रिएक्शन है, फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाने का ये रिएक्शन है। और ये कैसे होता है, तो पहले रिंग को हाईली एक्टिवेट रिंग करते हैं तब ये रिएक्शन होगा। पहले रिंग को हाईली एक्टिवेटेड रिंग, OH से भी ज्यादा एक्टिवेटेड O माइनस हो जाएगा, हाईली एक्टिवेटेड रिंग में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेंगे। एक बार ये रिंग एक्टिवेट हो गया तब जाके आप CO2 उसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। नॉर्मल में OH में जब ये न्यूट्रल था तो रिंग एक्टिवेट नहीं था, तब वो CO2 डायरेक्ट अटैच नहीं हो पाता। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, O माइनस बनाया। अब ये ज्यादा प्लस एम दिखा रहा है, लोन पेयर से ज्यादा प्लस एम नेगेटिव चार्ज दिखाता है, तो ज्यादा प्लस एम दिखा रहा है, हाईली एक्टिवेट हो गया। अब आप कोई भी मोलिक्यूल जोड़ना चाहो तो जुड़ जाएगा, तो CO2 मोलिक्यूल जोड़ोगे सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। तो फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाने का 1 स्टेप रिएक्शन होता है कॉल्बे श्मिट, ठीक है। इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन, ये बीच में बनता है और फिर वापस प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब आप कॉल्बे श्मिट कराओगे सीधा आपको सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। ये बस बताया है कि ये बनाना जरूरी है बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग, ठीक है। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन के बाद जो सेकंड आपको पढ़ना है वो है राइमर-टिमेन। और राइमर-टिमेन का मैंने इंटरमीडिएट आपको पहले ही पढ़ा रखा है। क्या कार्बीन मैकेनिज्म कार्बीन होता है, मैकेनिज्म नहीं है एनसीईआरटी में, नहीं है सिलेबस में। हाँ, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि ये वही रिएक्शन है जहां पे इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, या उसको कार्बीन बोलते हैं। इंटरमीडिएट इज CCl2, कार्बन के पास लोन पेयर होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन। क्या ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल है या चार्ज है, या डाइक्लोरोकार्बीन ये एक न्यूट्रल है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। भाई कार्बन का बॉन्ड पूरा नहीं है तो इसका मतलब एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इट इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ऑलरेडी कार्बीन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। राइमर-टिमेन रिएक्शन क्या होता है, अगेन ये फिनॉल की नेम रिएक्शन है।
फिनॉल में दो ही नेम रिएक्शन है, एक राइमर्टिमेट, एक कॉल्बे श्मिट। तो फिनॉल की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, CHCl3 से। इसका मैकेनिज्म है, मतलब हल्का वाला मैकेनिज्म है, नॉट ट्रू वाला। जैसे ये वाला मैकेनिज्म है ना कि एक स्टेप में क्या बन रहा है, वही यहां पे एक स्टेप में क्या बन रहा है, वो मैकेनिज्म है। तो ध्यान से देखिएगा, CHCl3 मैंने यहां पे दिया, तो CHCl3 जब देते हो तो ये जो मैकेनिज्म का स्टेप है, पूरा मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म का स्टेप है वो मैं बता देता हूं। यहां OH है और यहां पे CH, दो क्लोरीन यहां पे लग जाता है, CHCl2 लगता है। यही मैकेनिज्म का स्टेप है। क्लोरोफॉर्म से एक क्लोरीन कम लगता है उसके ऑर्थो पोजीशन पे। पहले ये समझ में आया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इसलिए ऑर्थो पे लगेगा, ठीक है। तो CHCl3 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। CHCl3 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। सबसे पहला स्टेप में ये अटैक करेगा, दूसरे स्टेप में ये आएगा। तो आप ये मत समझना कि NaOH पहले क्यों नहीं रिएक्शन कर गया, नो। पहले का मतलब पहले ये आएगा, फिर जब ये रिएक्शन हो जाएगा तब NaOH डालेंगे। अच्छा, तो ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, तो यहां पे आप एक क्लोरीन हटा के सब्स्टिट्यूट कर दो। क्यों एक क्लोरीन हटा दिया? क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते हैं अगर आप CHCl3 जोड़ दो तो, ठीक है। तो हमने CHCl2 जोड़ा। अब एक्वस NaOH क्या करता है, जब भी RCl हो, OH हो, तो क्या हाइड्रोलिसिस होता था? तो Cl क्या करेगा आपके पास, यहां से एक्वस NaOH का काम आएगा, और एक्वस क्या करता है, Cl के बजाय OH लगा देता है। एक्वस क्या करेगा, जितना भी Cl है वहां पे OH लगा देगा। तो देखो क्या बन रहा है, ये फिनॉल तो एज इट इज रह जाएगा, क्या CH के बजाय जो Cl है वहां पे OH लग जाएगा। इसी रिएक्शन को हमने SN रिएक्शन में पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ये। Cl के बजाय क्या लग जाएगा, OH लग जाने वाला है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। तो यहां से वाटर आप रिलीज करा दो, HOH वाटर रिलीज करा दो, तो क्या बनेगा, क्या वो एल्डिहाइड बन गया, CHO। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, जब वाटर रिलीज करा दोगे तो प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास सैलिसल्डिहाइड। क्या यही बना है? तो ये आपके पास बन गया है सैलिसल्डिहाइड। बेटा मेरा वीडियो लेक्चर से मत पढ़ो, गधे आदमी को यहीं पे वीडियो लेक्चर खोल के पढ़ रहे हैं। सैलिसाइलिक एसिड कॉल्बे श्मिट रिएक्शन में बन रहा है, सैलिसल्डिहाइड राइमर-टिमन रिएक्शन में बन रहा है। इसको लिख लीजिए। दो लड़की है जिनका नाम है रीमा टीमा। रीमा टीमा बेचारी फिनॉल खरीदने गई थी मार्केट। फिनॉल खरीदने के लिए गई थी, उसको किसी ने बेहोश कर दिया। बेहोश कैसे करते? क्लोरोफॉर्म से। और बेहोश होने के बाद किसी ने बस में बिठा दिया। बैठाया कैसे लिखते? ऐसे? ये नहीं होता बिठाया, वो बोलने में है। ठीक है भाई। अब यहां पे एक क्वेश्चन आया कि क्या राइमर-टिमन से हम सैलिसाइलिक एसिड बना सकते हैं या नहीं। राइमर-टिमन रिएक्शन से हम सैलिसाइलिक एसिड बना सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आया। क्योंकि राइमर-टिमन से हम देख पा रहे हैं कि एल्डिहाइड तो बन रहा है, सैलिसल्डिहाइड, बट क्या हम ऐसा करें कि यहां सैलिसाइलिक एसिड बन जाए? हम क्या चेंज करें? राइमर-टिमन में हम ऐसा क्या चेंज करें कि हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड बन जाए? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइमर-टिमन का स्टैंडर्ड रिएक्शन यही है, बनेगा सैलिसल्डिहाइड ही, और कॉल्बे श्मिट से बनेगा एसिड। बट क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि मुझे राइमर-टिमन से ही सैलिसाइलिक एसिड चाहिए, मैं नहीं चाहता कॉल्बे श्मिट लगे।
नहीं, ऑक्सीडाइज से नहीं होगा। ऑक्सीडाइज करोगे तो फिनॉल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी फिनॉल को ऑक्सीडेशन पढ़ना है। हाँ, ये एसिड तो तब बनता जब यहां 3 OH आता, है ना। अब 3 OH कैसे आता? जब यहां 3 Cl आता। और 3 Cl कब लेते? जब यहां CCl4 ले रहे होते। समझ में आया? ये एसिड तब होगा जब यहां पे 3 OH आएगा, और 3 OH तब आएगा जब 3 Cl आएगा, 3 Cl तब आएगा जब CCl4 ले रहे होगे। तो जब क्लोरोफॉर्म के बजाय CCl4 ले लोगे तो आपके पास एसिड बन जाता है। क्लोरोफॉर्म के बजाय अगर आप यहीं पे सैलिसाइलिक एसिड बनाने के लिए मैंने फिनॉल लिया, फिनॉल को इस बार क्लोरोफॉर्म नहीं दिया, CCl4 दे दिया है और वापस से एक्वस NaOH दिया है। ये 1 है एंड देन ये 2 आएगा। तो क्या एक Cl हटा के वहां पे लगा दोगे ऑर्थो पोजीशन पे? क्लोरोफॉर्म में भी मैंने क्या किया है, एक Cl हटा दिया है और ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया है। यहां भी आप एक Cl हटा दोगे और ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया। क्या जब सेकेंड स्टेप में एक्वस NaOH आएगा तो एक्वस NaOH एक कार्बन पे 3 OH को लगा देगा? एक कार्बन पे 3 OH क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेगा? तो एक कार्बन पे 3 OH कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेगा और यही बन गया सैलिसाइलिक एसिड। तो राइमर-टीमन में सब्स्टिट्यूएंट राइमर-टीमन में रिएजेंट चेंज करके आप बना सकते हो सैलिसाइलिक एसिड भी। अब क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं ना क्लोरोफॉर्म लेता हूं, ना ही मैंने CCl4 लिया। व्हाट इफ आई एम टेकिंग CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन? मैं यहां पे ले रहा हूं डाइक्लोरोमीथेन। तो ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है, एक क्लोरीन हटा के ऑर्थो पे लगा देना है। लगाइए। फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। डाइक्लोरोमीथेन डाला तो क्या बनेगा, ये बनाइए। तो एक क्लोरीन हटा के ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन करना है। राइमर-टीमन बहुत सिंपल है, एक क्लोरीन हटाइए ऑर्थो, तो क्या बन जाएगा? CH2Cl बन जा रहा है। अब CH2Cl डालोगे तो क्या यहां पे एक्वस NaOH बनेगा? एक्वस NaOH क्या करेगा? एल्कोहल बना देगा। तो एक ही एल्कोहल है, वो तो स्टेबल ही रहेगा। तो ये बन जाएगा आपके सामने CH2OH। ये डायऑल बन गया, मतलब एक एल्कोहल एक फिनॉल बन गया। तो राइमर-टीमन इज वेरी सिंपल। जो भी आप रिएजेंट लोगे, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, CCl4, एक Cl हटा के ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है और सेकंड स्टेप में एक्वस NaOH OH में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। एनसीईआरटी में केवल ये रिएक्शन दी गई है राइमर-टीमन के नाम पे। ये पूछा गया सवाल है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, उसने पूछा था कि राइमर-टीमन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, सैलिसाइलिक एसिड कैसे बना दोगे? तो वही है, CCl4 ले लो। इसके बाद लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का ऑक्सीडेशन, दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है जो एज इट इज उठा के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये क्यों इस बार बार पूछा जाता है? क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है। अब देखो, मैंने लिया फिनॉल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? डी ब्लॉक वाले। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कुछ भी ले सकते हो, KMnO4 या आप K2Cr2O7 या Na2Cr2O7
ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी क्रोमेट, कोई भी परमैंगनेट ले लो, सब डी ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो अगर फिनॉल में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। और देखोगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डाई ऑन बन जाता है, बेंजीन का डाई कीटोन बन जाता है। ठीक है, और इसी को, बेंजीन का डाई कीटोन को हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। और बेंजोक्विनोन आपको कहीं पे मैंने लिखवाया हुआ है एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, लिखवाया हुआ है एल्केन चैप्टर में। ठीक है, बेंजोक्विनोन एंड सल्फर, ये दोनों कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, बेंजोक्विनोन यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एक बार एग्जामिनर ने इसका कलर पूछ लिया था, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन में इसका कलर भी मेंशन्ड है। और बेंजोक्विनोन रेड कलर का होता है, बेंजोक्विनोन हैज रेड कलर। used as a solvent in catalytic hydrogenation. Again, it is a very important industrial compound, क्योंकि मेडिसिन बनाने में बहुत काम आता है। क्या लिखा हुआ है? डार्क कलर। कौन सा डार्क? रेड होता है। बेंजोक्विनोन इज अ रेड कंपाउंड, डार्क रेड। कल मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाया था कल की क्लास में, कि अगर मैं बेंजीन में V2O5 डाल दूं तो क्या हो जाता था? सबसे पहला, यस, सबसे पहला रिएक्शन फिनॉल बन जाता था। कल मैंने बेंजीन में पेंटा ऑक्साइड वेनेडियम का डाला था और ये फिनॉल बन गया था। व्हाट इफ मैं फिनॉल में फर्दर V2O5 डाल दूं? ये ऑक्सीडेशन ही तो है भाई, ये बेंजीन से ऑक्सीजन ही तो ऐड हुआ है, यहां से V2O5 डाल के क्या किया? ऑक्सीडेशन ही तो किया है। व्हाट इफ अगर मैं इसमें भी ऑक्सीडेशन करा दूं, मैं यहां पे भी V2O5 डाल दूं, मैं फिनॉल का फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊं, बेंजीन का ऑक्सीडेशन तो पता हो गया, फिनॉल का फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, बहुत ही खतरनाक सा एक कंपाउंड बनता है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। हां, कार्बन कम हो जाएगा। मैलिक एसिड वगैरह अगले चैप्टर में आ ही जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ना मैकेनिज्म है ना कुछ, बहुत अच्छे एग्जांपल्स बन सकते हैं। इट इज अ वन लाइनर एग्जांपल, अभी है ही वैसे, एज इट इज इसको घोटना पड़ेगा। घोटने का मतलब समझते हो? याद नहीं करना है, घोट जाना है, दैट इज डिफरेंट देन याद करना। घोटने का मतलब होता है कि अगर कोई नींद में भी उठा के पूछे तो पता होना चाहिए। नींद नहीं आती है? नींद बेटा क्यों नहीं आ रही है?
मैलिक एनहाइड्राइड हो गया। फिर लिखो, अगला लिखेंगे हम रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। फिनॉल की रिएक्शन हम जिंक डस्ट से कराते हैं। फिनॉल की रिएक्शन हम जिंक डस्ट से कराते हैं, और ये रिएक्शन आपने बेंजीन चैप्टर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्या इस प्रोसेस को हम लोग डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस बोलते थे? तो जिंक क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा देता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटाने के बाद वो ZnO बना लेता है। ZnO फिनॉल का ऑक्सीजन हटाने का काम करता है। सारे ऑक्सीजन नहीं हटाएगा, फिनॉल का ऑक्सीजन हटाता है जिंक। जैसे मान लो अगर मैं यहां पे मिथाइल ले लेता हूं, CH2OH, और यहां पे फिनॉल ले लेता हूं, अगर मैं जिंक से रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या ये सारे ऑक्सीजन हटाएगा या फिनॉल वाला? फिनॉल वाला। तो जिंक जो है ये फिनॉलिक ऑक्सीजन हटाता है, सारे ऑक्सीजन नहीं हटाएगा। तो ये एज इट इज रह जाएगा, केवल और केवल यहां से बेंजीन का ऑक्सीजन चला गया, ZnO बन गया। जिंक का सिंपल डीऑक्सीजनेशन करता है, बट ओनली फिनॉलिक, रिमूव्स फिनॉलिक ऑक्सीजन, रिमूव्स फिनॉलिक ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट होगा, रिमूव्स फिनॉलिक ऑक्सीजन। मान लो मेरे पास यहां सैलिसाइलिक एसिड लिखा हुआ है, और सैलिसाइलिक एसिड में कई तरह से ऑक्सीजन है। क्या इसमें मैं जिंक डाल रहा हूं तो फाइंड द प्रोडक्ट, और मैं सैलिसल डिहाइड ले रहा हूं, इसमें मैं जिंक डाल रहा हूं, फाइंड द प्रोडक्ट। जिंक के साथ याद रखना है, जिंक ऑक्सीजन हटाता है बट फिनॉलिक, फिनॉलिक ओनली। क्या ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा यहां पे, और नीचे वाले में बेंजल डिहाइड बन जाएगा? तो यहां पे कहीं भी लगा सकते हैं वैसे तो, यहां पे बेंजोइक एसिड बन गया, और ये वाला आपके पास बेंजल डिहाइड बन गया। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट सिंपली आपका फिनॉलिक ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। अब जो कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन मिलेगा वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में मिलेगा, दैट्स इट। ना ईथर में कोई कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है, ना अमाइन में है, और बायोमोलिक्यूल का तो जवाब ही नहीं है। आपने वो पढ़ लिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या क्या होता है उसमें, बायो पढ़ लिया? मतलब हो जाता है ना आपके, क्योंकि केमिस्ट्री में दिया हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंट। हम नहीं करा पाएंगे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो बायो में ही होगा भाई। हमें ना बायोलॉजी वगैरह बिल्कुल नहीं आती है दूर दूर तक, है ना। बस एक चीज आती है, वो भी आज तक ढूंढ नहीं पा रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई, वाई का जवाब आज तक नहीं मिला मुझे। देखो कल मैं नीचे वाले बैच में पूछ रहे, बोल रहे ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें, फिर एटीपी करेंसी की तरह होता है, पता नहीं क्या क्या बला बला चीजें, है ना। हमने कहा यार ये 8वीं 9वीं के बच्चों की तरह पढ़ाओ, 8वीं 9वीं को कैसे पता है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, उनको कैसे पता है कि एटीपी क्या होता है। भाई अपना इनऑर्गेनिक कितना अच्छा सब्जेक्ट है ना। पीरियोडिक टेबल के एक बार नोट्स खोलना, सारे एक्सेप्शन एक जगह लिखवाए मैंने, हर टॉपिक में, है ना। हर टॉपिक का एक्सेप्शन अलग अलग चैप्टर में लिखा है, और एक्सेप्शन ही आएगा ये भी बता देता हूं। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्केलेशन पढ़ लेते हैं।
मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेप्शन ही आएगा, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्शन ही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन कराया था एफ एफ माइनस सी एल सी एल माइनस, ये बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट है। जैसे एक और आता है सी एल एफ एस ओ, आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो याद हो जाने चाहिए भाई। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी पता करना होता है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट लाइन होता है कि ग्रुप 17 के हर एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 16। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एकदम दिमाग में फिट होने चाहिए कि क्वेश्चन देखा आंसर किया आगे बढ़ो। और ये तो वेरी मतलब ऐसा है कि हर 3-4 साल में मिल ही रहा है आपको, पीवाईक्यू देख लीजिए तो हर 3-4 साल में एक बार मिल रहा है। ठीक है, खैर तो इसीलिए मैंने बोला एक्सेप्शन एक जगह करा दिया है, तो वो जरूर आप देख लेना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है ध्यान से देखिए। एल्काइलेशन का रिएजेंट क्या हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो ये देखो फिनॉल। फिनॉल क्या है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपेरा। फिनॉल इज अ प्लसएम ग्रुप, और जितने भी प्लसएम ग्रुप होते हैं वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब यहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं डाल दूं तो देखिए CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, यही होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। RCl एनहाइड्रस AlCl3 ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो क्या यहां से बेटा CH3 प्लस जनरेट होगा, और CH3 प्लस कहां लगेगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो फिनॉल में एक बार ऑर्थो पे CH3 लग गया है और एक बार पैरा पे CH3 लग गया है। एक बार ऑर्थो पे CH3 लग गया है, एक बार पैरा पे CH3 लग गया है, ये कहानी बन गई आपके पास। सेम अगर मान लीजिए फिनॉल है और फिनॉल में मैंने 3 कार्बन का यहां पे दे दिया है CH3, CH2, फिर क्या दोगे CH2, फिर क्या देने वाले हो Cl, और फिर आपके पास आ जाएगा एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनाएगा, क्या आपके पास कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो CH3 CH2 CH2 प्लस कार्बोकेटाइन बनाएगा। और कार्बोकेटाइन बना के क्या रीअरेंज होगा, तो यहां पे रीअरेंज होगा। जब जब कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहता है कि ये रीअरेंज कार्बोकेटाइन को लगा दीजिए, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। अगर मैं यहीं पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बजाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कराऊं, मान लीजिए आपको यहां पे OH दे देता है और OH में लिखा रहा है आपके एसाइल केटाइन अब बन जाए, यानी कि CH3Cl के बजाय CH3COCl, और फिर एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, तो क्या इस बार CH3CO प्लस बनता है, और CH3CO प्लस एक बार ऑर्थो पे जाके लगेगा, एक बार पैरा पे जाके लगेगा। दैट्स इट, यही फिनॉल है। हेडिंग डालो ईथर। लिखिए ईथर। हो गया ये सारा।
कहां पे? यही 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ईथर में जो मैंने साइड में लिखा है। एक एक करके उन्हीं को पढ़ना है, पहले नोट डाउन कर लो फिर पढ़ाते हैं। और इसमें से आप देखोगे तो सारे लगभग पढ़े हुए हैं, बट रिवीजन के तौर पे दोबारा पढ़ेंगे सबको।
जो लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही ईथर है, दैट इज ऑल ईथर। लिखो फटाफट उसको। जनवरी में पहला सैटरडे कब पड़ रहा है? पार्टी देना है, नाइस। अपने काम की नहीं पूछा है मैंने। हाँ, उसके बाद वाला 7 दिन, 11 को। चार को हो जाएगा सिलेबस आपका। सॉल्ट एनालिसिस मुझसे मत पूछो भाई, सॉल्ट एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक। क्वालिटेटिव तो हम पढ़ाएंगे, पीओसी है वो तो पढ़ाएंगे ही, वो बहुत छोटा है पीओसी। 4 मेथड है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना आपने, फिर वो मैं जेल्डाल ड्यूमा कैरियस ये सब मोल कॉन्सेप्ट ही है, वो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। मोल से निकालते हैं वो, मोल से खुद फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। बैच 3 में सॉल्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यार मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वो चैप्टर ट्रिक वाला चैप्टर है, राइट। और वो चैप्टर में हर कॉलम में हर उसमें ट्रिक है, मतलब वो बिना ट्रिक के नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आया था वो ट्रिक से हुआ था, है ना। तो उसका जो लास्ट ईयर का था वो तो हमने देखा, अच्छा ये सुनामी वाला ट्रिक है, तो सुनामी का एक ट्रिक बनाया हुआ है, उससे आ गया था। और वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बिकॉज एक्सपेरिमेंटल। कल ही आप ही से पूछा था कि एनसीईआरटी का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मान लो सॉल्ट एनालिसिस का एनसीईआरटी का पीडीएफ ढूंढना है, कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी का उस पर अपलोड है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन में सॉल्ट एनालिसिस का अलग से दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। 17-18 पेजेस का पीडीएफ है, ठीक है। पहले 4 पेज फालतू के लिखे हुए हैं, इंडस्ट्री में क्या करना है, वो कैसे करना है वगैरह। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है वहां से आपको पढ़ना है। आपको पता है क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि एक केटायन है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये केटायन कैल्शियम है? जैसे मान लो वो पूछ देगा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, बट हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे CO2 गैस निकल रहा है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। SO2 का कैरेक्टरिस्टिक है। अब इतने सारे गैस हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक तो याद करने से रहे आप, ठीक है। उसके बाद एक दो दो तीन तीन तरह के टेस्ट होते हैं, एक तरह का टेस्ट तो होता नहीं कि कैल्शियम का एक ही टेस्ट होगा, कैल्शियम कई सारे टेस्ट देता है। तो वो सब शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा, टेबल बनेगा, टेबल में शॉर्ट ट्रिक बनेगा, शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा। और 2-3 टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, एक एलिमिनेटरी टेस्ट होता है। तो पहले तो कंफर्म होता है, फिर कंफर्म के बाद हम एलिमिनेट करते हैं कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा। तो इसलिए चूंकि बहुत सारे लेयर्स हैं, तो ट्रिक विल ओनली वर्क, ठीक है। वो पढ़ाएंगे आपको, बट अभी बोला था कि दिसंबर में मैं पढ़ाऊंगा, अभी केमिकल बॉन्डिंग तो वो चल रहा है। 11th आपका फिनिश हो जाएगा, मतलब आपको 4-5 जनवरी तक, जो बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर आपका 12th स्टार्ट हो जाएगा 4-5 जनवरी से, तो वो 31 जनवरी तक वो भी टारगेट में है कि फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, DNF, P एंड देन सॉल्ट, ठीक है। तो वो आपको 31 जनवरी तक फिनिश हो जाएगा। उसके लिए आपको रोज के 2 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। रोज के 2 घंटे रोज अगर आप देंगे तो 31 जनवरी तक पूरे डिटेल में, है ना, पूरे डिटेल में फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए एल्कीन वाला। तो हम लोग 10 या 11 से ऑर्गेनिक का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हाँ 37 का ही होगा। तो एल्कीन हम लोग स्टार्ट करेंगे ये 10 तारीख से, इसीलिए मैंने पूछा 4 को अगर सैटरडे है तो मैं कुछ दिन छुट्टी लूंगा, ठीक है ना। और नीचे वाले बच्चे पूछ रहे थे कि बता के जाना कहाँ जा रहे हैं, तुम नहीं पूछ लेना ये, है ना। क्यों? क्यों बताऊं? क्यों बताऊं ये बताओ। तुम्हें पहले तो तुम्हें शक था कि शादी हो रही है,
फिर वो खत्म हो गया, फिर मैं ये भी बोल दिया कि 10 तारीख को आ रहा हूं तुम्हें रिवीजन कराने, तब तो तुम्हारा सारा शक सब खत्म हो गया। इसीलिए मैंने बोला था डे 1 से मुझे भरोसा करो, ठीक है ना, बाकी अफवाहों पे मत भरोसा करो, है ना। तो सुधांशु सर अफवाह बना रहे थे कि शादी हो गई, शादी हो गई, ठीक है, सुधांशु सर की हो रही है ना। अब वो क्या है ना, इंसान खुद को कवर करने के लिए, खुद को कवर करने के लिए वो सील्ड बना दिया उन्होंने, है ना। खैर क्या कर सकते हैं, हालांकि सुधांशु सर का मामला बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं सुधांशु सर, हमसे तो नहीं कर रहे भाई, हमारा बात अलग है। सुधांशु सर का बड़ा सही है मामला, बचपन उनका बचपन अभी तक है भाई। चलो, हमने एल्कीन में हाइड्रेशन पढ़ा था, और एल्कीन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हाइड्रेशन नहीं होता है, एसिडिक हाइड्रेशन होता है ना। तो अल्कोहल में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही तो पढ़ा था एल्कीन से, कि एल्कीन में हाइड्रेशन नहीं होगा, एसिडिक हाइड्रेशन होगा। तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले क्या होता था, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और एस्टेबल कार्बोकेटाइन कुछ बीच में बनेगा। क्या यही एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? एक बार स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर वाटर अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। और वाटर से कौन सा न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है? तो वाटर से आपके पास OH अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। बोलो क्लियर है? तो एल्कीन में एसिडिक हाइड्रेशन करोगे, वाटर रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये तो अल्कोहल बना रहे, हमें तो ईथर बनाना है। तो एसिडिक हाइड्रेशन में ही आप बस रिएजेंट चेंज कर दो। मान लो मैंने अल्कोहल के बजाय, मैंने वाटर के बजाय एक अल्कोहल ले लिया, एक बार लेके देखो, यहां पे ले लिया CH3OH। अब वाटर नहीं है, अब क्या है, CH3OH। तो आप ध्यान दो, क्या एल्कीन एसिड के मीडियम में क्या करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। एल्कीन एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। एक बार स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, तब क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल कौन है, OCH3। OCH3 माइनस H+ टूटता है ना अल्कोहल, तो यहां पे कौन जुड़ जाएगा, CH3 CH अल्कोहल क्या जोड़ता है, OCH3। क्या बन गया, ईथर। तो अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन के बजाय, हाइड्रेशन में अगर आप अल्कोहल यूज कर लें, वाटर से हाइड्रेशन ना करा के अल्कोहल से हाइड्रेशन करा दे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ईथर का फॉर्मेशन। सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है CH3CH C डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे भी आपके पास CH3 लगा हुआ है। व्हाट इफ मैंने यहां पे कॉन्क H2SO4 डाला एंड इथाइल अल्कोहल डाल दिया, CH3CH2OH। कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, H+ देगा। H+ देने से एल्कीन H+ के मीडियम में क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन उसने बना लिया, यहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है। एक बार स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, तब क्या OCH2CH3 ऐड कर जाएगा, क्योंकि अल्कोहल क्या ऐड करता है, OR माइनस H+। तो OR माइनस यहां पे जाके जुड़ जाने वाला है, CH3 कार्बन CH3 यहां पे OCH2CH3, और ये आपके पास ईथर बन चुका है। अगर आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहां पे आप दे रहे हो H+ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH, क्या बनेगा, जैसे ही एल्कीन को H+ मिला, क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन 2 डिग्री हो गया, सबसे पहले 2 डिग्री बना दो। क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बना, लेकिन ये रीअरेंज हो जाएगा, क्योंकि हाईली स्टेबल और हो जाएगा। तो जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट सोचना है। तो यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होके रीअरेंज हो गया है। एक बार रीअरेंज हो गया, अब क्या न्यूक्लियोफाइल लगेगा, अब माइनस चार्ज लगेगा। तो अल्कोहल का माइनस चार्ज क्या होता है, OR जोड़ दो यहां पे। तो CH3 है ही, यहां पे CH2CH3 है ही, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, OCH3। तो दिस इज द केस, आपके पास ईथर का फॉर्मेशन हो गया। पहले वाले में स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, दूसरे वाले में रीअरेंजमेंट हुआ, एंड थर्ड पोजीशन पे आपके पास ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है।
हमारे हॉस्टल में खाना बन जाता है अभी तक, मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं बनता है, बाहर से खा के आते हो? मिल जाता है? क्या मिलता है? चावल? पार्ले जी? पार्ले जी कहां मिल रहा है भाई? भाई पराठा ना सत्तू का हो नहीं सकता, सत्तू पराठा बोल के बेइज्जती मत करो। पराठा मिलता है हरियाणा में, है ना? यहां तुम क्या खाते हो? पॉइंट। आलू पराठा भी यहां मस्त नहीं मिलता है, हरियाणा में मिलता है। आप एक फिनिश नहीं कर पाओगे, आप एक फिनिश नहीं कर पाओगे, ऐसा मिलता है जबरदस्त। जहां मैं रहता हूं वहां से 1 किलोमीटर पे एक ढाबा है, तो वहां पे जो ढाबा है ना, आप जाओगे तो कभी हरियाणा या दिल्ली में कभी पढ़ोगे, इसीलिए बोलता हूँ दिल्ली पढ़ा करो, वहां पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए है। दिल्ली से ना सोनीपत आप निकल सकते हो, 1.5 घंटे लगते हैं, ठीक है? तो लोग फ्राइडे नाइट को या सैटरडे नाइट को लॉन्ग ड्राइव जाते हैं, ठीक है? तो लॉन्ग ड्राइव पे आप 1.5 घंटे जा सकते हो। तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे बदमाशी भरी हुई है कि लॉन्ग ड्राइव पे केवल गर्लफ्रेंड के साथ ही आदमी जा सकता है। लॉन्ग ड्राइव पे 2 दोस्त भी जा सकते हैं यार, गजब लोग हो, है ना? लॉन्ग ड्राइव पे आप खुद खुद के साथ जाओ, मतलब मैं तो अपनी गाड़ी उठाता हूं, पूरा फुल म्यूजिक करो और निकल जाओ, ठीक है? वहां जाके भले अकेले खाने में आपको शर्म आ सकती है कि आप भरे रेस्टोरेंट में अकेले बैठ के खा रहे हो, ठीक है, लेकिन मजे आते हैं उसमें, अपने मजे। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में जो पराठा होता है ना, वो कुछ आप यहां देखते होंगे, एक बड़ा सा, जो स्ट्रीट फूड वाले यूज करते हैं, एक बड़ा सा एक तवे टाइप का होता है, उस साइज का पराठा बनता है, एंड इट इज इतना थिक, इतनी मोटी फिलिंग होती है, और वो आधे घंटे सेकी जाती है ऐसे ऐसे करके, तब जाके वो पूरी फिलिंग सिक पाती है वो। और जब वो आपको सर्व होता है तो हाफ हाफ सर्व होता है, मतलब एक तो खा ही नहीं पाओगे, हाफ सर्व होगा। अब वो हरियाणा का एक बटर आता है अलग वाला, मतलब यहां नहीं मिलता वो, दैट इज रॉ बटर, जो आज ही बना होगा सुबह सुबह में, ठीक है? आज ही बना होगा, और वो फिर उससे रखते हैं, मतलब होता है ना एमएल, एमएल वाला जो, जिससे तेल वेल यहाँ पे मिलता है, तो उस एमएल से बोलते हैं कि कितना डालना है, 250 ml डालना है कि 100 ml डालना है, और उस एमएल से वहां पे उसको डालते हैं। और फिर क्या होगा, आपके जो वो है ना, उसमें पूरा नहा लेगा वो पराठा जो है, पूरा घी में नहा गया है ना? आपके हाथ में पूरा यहां यहां तक घी लग रहा है जब आप खाओगे तो, ठीक है? आप आधा, मतलब मुश्किल से खा पाते हो, लेकिन खाने का जो आनंद है वो यहां नहीं है। देहरादून में भी मिलेगा, लेकिन हरियाणा इज पॉपुलर फॉर इट। ये सब जो आया है ना, ये वहीं का है, वरना मैं बहुत अच्छा हुआ करता था पहले। क्या 20 रुपए की आती है वो? गधों, इट कॉस्ट अराउंड 500। 500 में महीना चल जाता तुम्हारा। चलो अच्छी बात है यार, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, अच्छी होती है, नाइस, एंजॉय करना चाहिए। हाँ, अब देखो सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं ये हो गया, इसके बाद हम सेकंड पढ़ रहे हैं ओएमडीएम। ओएमडीएम का जो रिएजेंट होता है वो होता है HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर और NaBH4/OH-। यही होता है। जहां पे हमने आपको बताया था कि जो आपका वाटर है वहां से आता है OH, और जो NaBH4 है वहां से आता है H। और हमने इसके बारे में बताया था कि ये एक एंटी एडिशन है ना? H और OH का एंटी एडिशन है, अपोजिट साइड में ऐड होता है। तो क्या होगा, यहां पे आप CH3 CH, और अच्छा मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, तो एमकिम,
एम के रूल होता है, मार्कोनिकॉफ होता है। तो मार्कोनिकॉफ होगा तो OH यहां पे आएगा और H यहां पे चला जाएगा। क्या यही होता है? अगर मैं NaBD4 ले लूं तो D हो जाएगा। ये सिंपल था। मुझे अल्कोहल नहीं बनाना है, देखो ये अल्कोहल बन गया, मुझे ईथर बनाना है। तो मैं क्या करूं, ये जहां से OH आ रहा है वहां पे मैं OR ले लूं तो ईथर बन जाएगा। तो देखो ईथर कैसे बनेगा, अगर मैं सेम इसमें OMDM के रिएजेंट में हल्का सा रिएजेंट चेंज कर दूं तो रिएजेंट ये वाला तो सेम ही रहेगा, HgOAc होल ट्वाइस। वाटर की बजाय आप क्या ले लोगे, ROH। आप CH3OH ले लो। वाटर की बजाय क्या ले लोगे, अल्कोहल। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में भी क्या हुआ है, वाटर के बजाय अल्कोहल, यहां भी वाटर के बजाय अल्कोहल, और बाकी रिएक्शन सेम रह जाएगी। अब देखो जरा इस सेम रिएक्शन में रिएक्शन करके देखो। तो जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या मार्कोनिकॉफ रूल से इस बार OH ना ऐड होके OR ऐड हो जाएगा, और यहां पे एंटी एडिशन में क्या ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो मैंने क्या किया, एल्कीन में जिस तरह से हम अल्कोहल बना रहे थे, बस वाटर की बजाय OR लगा देना है, वाटर की बजाय अल्कोहल ले लो। कोई भी आपके पास मैकेनिज्म हो, CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए इसमें हमने ये वाला रिएजेंट ले लिया, लेकिन इस बार CH3OH ना लेके यहां पे मैंने इथेनॉल लिया है, CH3CH2OH, अब इथेनॉल लिया है। तो क्या हो जाएगा, इस बार OH नहीं निकल के क्या निकलेगा, OR। अब यहां पे कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है। इन केस ऑफ OMDM कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बिना रीअरेंजमेंट के मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो क्या यहां पे OCH2CH3 लग जाएगा, और यहां पे देखोगे तो CH2H लग जाएगा, यही लगेगा क्या, एंटी एडिशन हो जाएगा क्या। तो दिस इज योर एंटी एडिशन। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में भी वाटर को अल्कोहल से रिप्लेस करो, आपके पास ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली OMDM में भी वाटर को अल्कोहल से रिप्लेस करो, ईथर का फॉर्मेशन होने लगेगा। इसमें भी बेस, हाँ हाँ यही रहेगा, क्योंकि एसिडिक H ने यहां से भी तो निकलेगा, वाटर से भी एसिडिक H निकल रहा था, यहां से भी एसिडिक H निकलेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई तो चाहिए। कई बार मैंने आपको पहले ही बताया था कि OH माइनस आप लो या ना लो, रिएक्शन सेम होगा, ठीक है। कई जगह आपको OH माइनस लिखा रहेगा, कई जगह नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म वाइज समझो। अगर वाटर ले रहे हैं तो क्या H प्लस बचा रह जा रहा है, उसी को न्यूट्रलाइज ये करेगा। सिमिलरली यहां से भी H प्लस बचा रहेगा, उसी को न्यूट्रलाइज ये करेगा, ठीक है। रिएक्शन में लिखा हो या ना हो, आपको सेम रिएक्शन करना है। अब इसके बाद आप लिखो विलियम्स अल्काइल हैलाइड वाला, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मैंने आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या बता रखा है, इसका एक ट्रिक भी बता रखा था, और उस ट्रिक से आपको याद होगा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस कौन सा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा किसी भी एल्कोक्साइड के साथ, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा किसी भी एल्कोक्साइड के साथ, और आपके सामने क्या बन जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ एल्कोक्साइड और क्या बन जाएगा आपके पास, ईथर।
अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अच्छा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या करता है? एल्कीन। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या करेगा? एल्कीन बना लेगा। एल्कोक्साइड के साथ ये एल्कीन बना लेते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में 1 डिग्री वाला ईथर देता है, 2 डिग्री वाला याद करो, क्या ये E2 मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा है? आरओ माइनस, एल्कोक्साइड क्या होता है? आरओ माइनस। आरओ माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या रिएक्शन देगा? E2। देखो ध्यान से, अभी बताता हूं। मान लो मैंने 1 डिग्री ये लिया एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराया है मान लो CH3O माइनस से, क्या ये एल्कोक्साइड आयन है? तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो सिंपली ये ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है। सिंपली ये ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड की डिग्री बदल जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड अगर 2 डिग्री हो जाएगा तब जो होगा, क्या ये आरओ माइनस दिख रहा है? और आरओ माइनस क्या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है? HX रिमूव करता है। तो HX रिमूव कर देगा और आपके सामने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बना देगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सिमिलरली अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी लेते हो तो भी आपके पास सेम रिएक्शन होगा। टू डिग्री 3 डिग्री में E2 रिएक्शन हो जाता है और यहां पे आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। वन डिग्री में ईथर का फॉर्मेशन होगा और 1 डिग्री वाले को ही विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं। ये तो E2 हो गया। 2 डिग्री 3 डिग्री आपको याद करा रखा है। आरओ माइनस ROH, एल्कोहलिक KOH, NaNH2, ये कहीं भी दिख जाए E2 होगा। ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, HX हटाएगा, एल्कीन बनाएगा। उसी तरह डिहाइड्रेशन के लिए याद करा रखा है कॉन्क H2SO4, कॉन्क H3PO4, कॉन्क KHSO4, H प्लस हीट, Al2O3, P2O5, P4O10 एंड आपके सामने POCl3 हीट। ये सब क्या देंगे? डिहाइड्रेशन देंगे, HOH हटाएंगे, E1 मैकेनिज्म देंगे। तो E2 और E1 के रिएजेंट्स आपको याद कर लेने हैं। ड्राई AG2O में कुछ नहीं है, इसका मैकेनिज्म भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसको स्किप करेंगे। ये पढ़ना है अल्कोहल से एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन कैसे करोगे। अल्कोहल से एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आइए समझते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होगा। ये तो हो गया होगा। मान लो मैंने अल्कोहल लिया CH3 CH2 CH2OH, ये अल्कोहल लिया है और इस अल्कोहल को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं। इस अल्कोहल को मैं रिएक्शन करवा रहा हूं 3 तरीके से। पहला मैंने दिया है कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 और यहां पे लिख दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर कॉन्क H2SO4 की ही रिएक्शन मैंने 140 डिग्री सेल्सियस पे कराई और फिर मैंने कॉन्क H2SO4 की रिएक्शन 170 डिग्री पे कराया, 170 डिग्री पे। तो देखो अल्कोहल में मैंने पहले ही बता रखा है कि अल्कोहल के सामने एसिड दिखे क्या वाटर निकल जाएगा? अल्कोहल के सामने एसिड दिखे क्या एसिड H प्लस देगा? H प्लस देगा तो प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन होगा तो क्या निकल के कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन पहले स्टेप में यहां से H प्लस निकला था तो क्या बचा हुआ है? HSO4 माइनस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो जो कार्बोकेटाइन बना है CH3 CH2 CH2, क्या ये बेटा आपके सामने HSO4 माइनस बन जाएगा? बट ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जब जब दुनिया में कार्बोकेटाइन बनता है क्या होता है? रीअरेंजमेंट। तो यहां भी कार्बोकेटाइन बना, क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर गया है? और रीअरेंज करने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो रीअरेंज करने के बाद जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए हैं तो देखो क्या बन गया आपके पास? HSO4 जाके जुड़ चुका है। बन गया। अब देखो मान लो कॉन्क H2SO4 140 पे कराया
तो जब 140 पे कराते हैं तो यहां पे CH3 CH CH3 और वापस से ये जुड़ जाता है OCH2 CH2 CH3। इन सब का मैकेनिज्म अभी बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। और कॉन्क H2SO4 हाई डिग्री पे यही E2 होता है, यही डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन क्या करता है? कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनने के बाद एल्कीन बन गया। ये शायद प्रोडक्ट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं यहां पे इन तीनों का मैकेनिज्म समझा रहा हूं। पहले ईथर वाले का मैकेनिज्म देखो बोर्ड पे, सब लोग बोर्ड पे देखो। क्या आपके सामने मैंने लिया हुआ है एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH और मेरा रिएक्शन किससे कराना है? कॉन्क H2SO4 और मॉडरेट टेम्परेचर है, यानी कि बीच का टेम्परेचर है 140, ना हाई है ना लो है, मॉडरेट है। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ होगा भाई। सबसे पहले स्टेप में एसिड अल्कोहल क्या करता है? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद क्या वाटर रिलीज होगा? वाटर रिलीज हो गया है, क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या 1 डिग्री स्टेबल है या 2 डिग्री? तो 2 डिग्री बन गया, क्या रीअरेंजमेंट हो गया। यहां तक क्लियर है? बहुत हाई टेम्परेचर अगर नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं होगा। मैंने क्या लिखवाया था? E2 इज वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। E2 E1 क्या हो रहे थे? वेरी हाई टेम्परेचर पे हो रहे थे। अब देखो ध्यान से, यहां पे वेरी हाई नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर है। तो मेरे पास क्या ये एक मोलिक्यूल होगा या कई सारे होंगे? बहुत सारे होंगे। तो जब बहुत सारा होगा तो एक मोलिक्यूल और लिख लेता हूं, CH3 CH2 CH2OH। क्या यहां सामने ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख रहा है? क्या इस कार्बोकेटाइन पे जाके अटैक कर देगा? क्या बन गया? ईथर। बहुत हाई नहीं है, बहुत लो नहीं है, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? यहीं पे एल्कीन बन जाता। वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता? E2 हो जाता, यहीं पे एल्कीन बन जाता। बट अगर मॉडरेट टेम्परेचर है तो इसका सेकेंड मोलिक्यूल ही अटैक कर देता है। अब सेकेंड मोलिक्यूल अटैक करेगा, देखो वही बन गया, ईथर बन गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपके पास बहुत लो टेम्परेचर है, 100 डिग्री के आसपास है, मान लीजिए 100 डिग्री के आसपास है, तो 100 डिग्री के आसपास है, बनेगा तो यही। सेकेंड मोलिक्यूल ना अटैक करके क्या इसका HSO4 माइनस बचा हुआ है, H प्लस निकल गया है, HSO4 बचा हुआ है, वो इससे बॉन्डिंग कर लेता है। वेरी लो टेम्परेचर पे सॉल्वेंट ही रिएक्ट करता है, मॉडरेट टेम्परेचर पे सेकेंड मोलिक्यूल रिएक्ट करता है, और वेरी हाई टेम्परेचर पे यही मोलिक्यूल आपस में एल्कीन बना लेता है। लो टेम्परेचर पे सॉल्वेंट रिएक्ट करेगा, मॉडरेट टेम्परेचर पे ये मोलिक्यूल अदर मोलिक्यूल से रिएक्ट करके ईथर बनाएगा, वेरी हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप टेम्परेचर बेस्ड याद रखना है आपको, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जो आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा है वो याद रखेंगे, जो आपने E1 और E2 में डिहाइड्रेशन और एल्कीन बनाने का प्रोसेस पढ़ा है वो ध्यान रखेंगे। E1 E2 में खासकर जो आपका डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस है यहां पे, इट विल बी कैरिड आउट बियॉन्ड 160 डिग्री सेल्सियस। इट विल बी कैरिड आउट बियॉन्ड 160 डिग्री सेल्सियस। तो 160 के ऊपर आपके पास हाई टेम्परेचर मानोगे तब आप डिहाइड्रेशन कराओगे। 100 डिग्री लो माना जाता है, इन तीनों का कंपैरिजन में 100 डिग्री लो हो गया, कंपैरिजन है। 100 डिग्री वाला लो है, 150 से ऊपर को हाई मान लिया गया, और 100 से 150 के बीच वाले को क्या मान लिया गया आपके पास? मॉडरेट। अब इसके बाद एक लाइन का रिएक्शन है फिनॉल का। अभी किसका क्लास है? बीएन सर का ना? नहीं आएगा? नहीं आएंगे ऐसा? छुट्टी? अरे मेरी क्लास नीचे है भैया। ओ, क्यों? तबीयत खराब हो गई होगी, मेडिकल इमरजेंसी है ना? सुधांशु सर की शादी है, उसमें बीएन सर गए हैं, उनसे तो नहीं है ना? तुम्हें बड़ी खुफिया खबर कैसे रहती है? सुधांशु सर की शादी है, बीएन सर वहीं गए हैं इसलिए छुट्टी पे है। हद हो गया। कहानी बनाओ तो यार ट्रस्टेड कहानी बनाओ। हाँ, मेडिएटर का काम तो नहीं कर रहे हो कि हम ही अगुआ हैं? बिहार में बहुत चलता है ये, है ना? यहाँ पे कुछ अंकल लोग तो इसीलिए घूम रहे हैं कि कौन कुंवारा है ना? बच के नहीं, हम तो रहते ही नहीं यहाँ पे।
मेरे मोहल्ले में लोगों को पता है कि मेरी शादी हो रखी है, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया ना, मैं पहले अपने भांजे के साथ रील वील डालता था, मुझे बच्चे पसंद है, बच्चों के साथ मुझे खेलना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं रील वील डालते रहता था, स्टोरी स्टोरी डालते रहता था। तो मेरे मोहल्ले में किसी को नहीं पता था कि वो मेरा भांजा है। बोलते हैं कि इसकी शादी हो गई है, बेटा भी हो गया देखो। और मोहल्ले में एक तो जरूर इंसान होता है जो बस आप ही की खबर रखेगा, वो है ना। हाँ। उससे पूछ लीजिए कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, सैलरी तक बता देगा वो कि इस महीने इतना क्रेडिट हुआ है। चलो भाई, बेटा तुम अपने पे ध्यान रखो, है ना। और तुम थोड़े बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। खुश रहने के लिए शादी करना जरूरी नहीं होता है, समझ रहे हो। खुश रहो बस। फोर्थ इज फिनॉल। हाँ, बोर्ड पे देखो, फिनॉल से ईथर बनाना है तो सबसे पहले आपको एक्वस NaOH डाल दो यहां पे। जैसे ही आप एक्वस NaOH डालते हो, क्या ये बेस है, और OH माइनस क्या करेगा, H प्लस यहां से ले जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन, ये कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है, तीसरी बार आ गया। अब इसकी रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड से करा दो, तो क्या यहां डेल प्लस दिख रहा है, यहां डेल माइनस दिख रहा है, क्या होगा आपके सामने, O में क्या जुड़ जाएगा, CH3, क्या बन गया, ईथर। तो इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप फिनॉक्साइड आयन बनाओ, किसी भी C प्लस पे अटैक करा दो, दिस इज ईथर, बन गया। अब अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर है कि नहीं है तुम्हारा, किसका है, अगला नहीं है, फिर अगला है। ऑल द बेस्ट। फिर ये पढ़ेंगे और फिर अपन एल्डिहाइड स्टार्ट करेंगे। यही वाला मेरी है, अरे मेरी नीचे क्लास है भाई, अरे उनका अलग अलग चलता है, तुम्हारा। हाँ ये कर सकते हैं, एल्डिहाइड स्टार्ट कर दे, एल्डिहाइड स्टार्ट कर देते, क्यों।